हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। सेशन नंबर 4 है। डीआरडीओ को मद्देनजर रखते हुए सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग का सपोर्ट पूर्णतः मिलना चाहिए, जिससे हम लोग आगे क्या हो सके, मोटिवेटेड हो सके इस तरह सारे सेशन लाने के लिए, ठीक है। तो सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन में तुमको ये देखने को मिलेगा कि नेमा का फुल फॉर्म क्या होता है। नेमा का फुल फॉर्म क्या होता है। अब देखो, नेमा भी नहीं दे सकता है तो BIS दे देगा, ठीक है, ISO दे देगा, ISI दे देगा, ठीक है, या BOT दे देगा। ये सब सारे क्या है, फुल फॉर्म तुमको दे सकता है या पूछ सकता है क्या होते हैं। जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड, ऐसे ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन तुमसे फुल फॉर्म पूछता है। तो देखो, इसमें फुल फॉर्म क्या पूछता है कि नेमा का फुल फॉर्म क्या होता है। नेमा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेमा का फुल फॉर्म पता है क्या होता है, इसको याद रखना है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, यानी जितने भी तुम्हारे वो बने होते हैं मैन्युफैक्चर कंपनी जो मशीन बनाती हैं, उस पर अधिकतर नेमा का नेम होता है। तो नेमा क्या करता है, ऐसे कंपनी है या फिर ऐसा क्या एसोसिएशन है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर को एक क्या कर देता है, इस तरीके से सर्टिफिकेट देने का काम करता है। कौन? नेमा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार की मशीनों में तरंग कुंडली का प्राथमिकता दी जाती है। तरंग मतलब वेव वाइंडिंग। तुमको पता है सर जी, वेव वाइंडिंग क्या होता है। ए की वैल्यू यानी समानांतर पथों की संख्या 2 के बराबर होती है। इसमें ब्रश की संख्या भी कितनी होती है, 2 होती है। ये प्रयोग क्यों की जाती है सर, ये प्रयोग की जाती है हाई वोल्टेज तथा लो करंट के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा सर जी, निम्न विद्युत धारा और उच्च वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। किसका? वेव वाइंडिंग का। लैप वाइंडिंग के लिए क्या हो जाता है, उच्च विद्युत धारा तथा निम्न करंट, ठीक है। तभी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है ना, वेव के लिए यही सही आंसर हो जाएगा। चलो, उल्टा वी कर्व किसके किसके बीच ड्रॉ किया जाता है। तो उससे पहले ये जान लो कि वी कर्व किसके किसके बीच ड्रॉ किया जाता है। तो हमारा जो वी कर्व होता है वो हमेशा किसके किसके बीच ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे देख लो, जो वी कर्व होता है हमेशा आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच ड्रॉ किया जाता है। फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच वी कर्व ड्रॉ किया जाता है, जो कि सिंक्रोनस मोटर या फिर सिंक्रोनस अल्टरनेटर में देखने को मिल सकता है। मगर यहाँ पे इन्वर्टेड वी कर्व यानी उल्टा वी कर्व की बात करें तो हमेशा पावर फैक्टर या फिर फील्ड करंट के बीच देखने को मिल सकता है। पावर फैक्टर या फील्ड करंट के बीच देखने को मिलता है। इसका तुम ग्राफ देखोगे तो लगभग कुछ इस प्रकार से तुमको देखने को मिल सकता है। उल्टा वी कर्व ऐसे बनता है, ठीक है, सॉरी, ये तो ऐसा वी कर्व कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है तुमको, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होती है, यूनिटी पावर फैक्टर यानी 100% एक्साइटेशन होता है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ताप उपकरण में थर्मोस्टेट का उपयोग क्यों किया जाता है। थर्मोस्टेट नाम से ही क्लियर है, थर्मो मतलब थर्मल यानी ताप की बात हुई। तो ताप क्यों प्रयोग किया जाएगा सर जी, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। किसको? टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं सर जी, थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। यानी कितने तापमान पे हमारा क्या होना चाहिए, स्विच बंद होना चाहिए या स्टार्ट होना चाहिए, या फिर जो रिले को सूचना देने का काम थर्मोस्टेट करता है। कि थर्मोस्टेट के हिसाब से क्या होता है, रिले स्विच को ऑन या ऑफ करता है, ठीक है, जिसको सिर्फ बोलते हैं कि 6 सेंस फ्रीज आ गई है, या फिर जो गीजर उजर में प्रयोग होता है। सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ताप नियंत्रण के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है जी। अभी पाँचों के पाँचों क्वेश्चन इजी हैं, और आगे भी आने वाले क्वेश्चन भी सारे पीछे इजी थे और आने वाले भी इजी हैं। बस ये है कि पढ़ा होना चाहिए। जिसके लिए जो पढ़ा उसके लिए इजी, जो नहीं पढ़ा उसके लिए तो प्रतिरोध के यूनिट ओम भी हार्ड ही लगेगा। सही है। तो चलो, हम अधिकतर हम क्या करते हैं, आर्मेचर में क्या प्रयोग करते हैं सर जी। आर्मेचर की बात करें, डीसी मशीन की बात करें, नॉर्मल मशीन की भी बात करें, कोई भी मशीन हो, एसी हो चाहे डीसी, उसमें हम सिलिकॉन स्टील दे देगा तुमको। देखो, सिलिकॉन स्टील या तो ऑप्शन में रहेगा या फिर CRGO। CRGO का फुल फॉर्म कोल्ड रेन ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, जिसमें क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस कम से कम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि सर जी हिस्टैरिसीस लॉस हमको कम करनी होती है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है। पूछा है कि 10 kV का ट्रांसफार्मर है, 1100/400 वोल्ट है, एकल फेज परिणामित है, द्वितीयक कुंडली में 100 फेरे हैं, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी। हमको पता है कि सर क्या होता है, N2/N1 होता है इज इक्वल टू V2/V1
V1 है। देखो N2 की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 100 फेरे। प्राथमिक निकालना है, द्वितीयक वोल्टेज दिया हुआ है 400 वोल्ट, प्राथमिक वोल्टेज V1 दिया हुआ है कितना 1100 वोल्ट। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा 275 वोल्ट आएगा। कितना आएगा 275 वोल्ट। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, TF बोलते हैं, जिसको किससे दिखाते हैं, या तो K से दिखाते हैं या फिर स्मॉल a से दिखाते हैं। इसको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है K क्या है, तो याद रखना K हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कोरोना हानि किस पर निर्भर नहीं करती। देखो कोरोना हानि निर्भर करती है कि कंडक्टर का सरफेस क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, होता है। क्लीन होना चाहिए, करता है। मौसम की स्थिति, करता है। मगर कंडक्टर का पदार्थ कैसा है इस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, कंडक्टर का पदार्थ कैसा है उस पर निर्भर नहीं करता। और किस पे करता है, त्वरित करता है, फ्रिक्वेंसी पे भी करता है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी कितनी है उस पर भी करता है, और वो कितनी वोल्टेज लेवल को ले जा रहा है इस पर भी निर्भर करता है। कम वोल्टेज पे कोरोना नहीं होता जी, हाई वोल्टेज पे यानी 80 kV से ऊपर ही क्या होता है, कोरोना होता है। तो वोल्टेज पे और फ्रिक्वेंसी पे भी निर्भर करता है। फॉर्मूला देखें तो कोरोना पावर जो कोरोना लॉस होता है वो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, F+25। इसको याद रखना, F+25 वाली कहानी। ठीक है, चलो तो कंडक्टर के पदार्थ पे निर्भर नहीं करता। आगे देखते हैं। क्षेत्र पृष्ठ यानी फील्ड की वर्गता की जांच करने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है। गुनिया, सार्वत्रिक पृष्ठभूमि, त्रिजुकोण या इस्पात मापे। गुनिया समझते हो, क्षेत्र पृष्ठ की वर्गता को जांच, यानी कि कोई प्लेन है, कोई प्लेन है तो स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर है कि नहीं, किससे पता करते हैं, तो उसको बोलते हैं गुनिया। गुनिया देखे होगे, गुनिया देखे होगे, यानी गुनिया किसको बोलते हैं, जैसे जो ये बना होता है, जो ऐसा बना होता है, देखे होगे ऐसे अधिकतर जो कारपेंटर लोग होते हैं, क्या बोलते हैं, बड़े ही लोग होते हैं, वो एक राइट एंगल प्रकार का ऐसे पकड़े होते हैं। ठीक है, स्केल होता है राइट एंगल, यहाँ पे तो थोड़ा मोटा भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, गुनिया बोलते हैं। तो गुनिया से पता चल सकता है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। अधिकतर रूट राइट एंगल नापने के लिए भी, राइट एंगल यानी समकोण पे बना होता है, उसको नापने के लिए हम गुनिया का प्रयोग करते हैं। सही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। और उसमें मेजरिंग भी होता है, कभी कभी उसको नापने के लिए भी प्रयोग कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक न्यूनतम तेल परिपथ वियोजक में यानी मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके सिंपल कहानी आग को बुझाने का काम करते हैं या फिर आग के शमन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखो किसकी बात हो रही है, जब तेल की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक ऑयल का ही प्रयोग करेंगे, पराविद्युत ऑयल का ही प्रयोग करेंगे। एयर सर्किट ब्रेकर में एयर का करेंगे। ठीक है, गैस सर्किट ब्रेकर में गैस का करेंगे। खनिज तेल का नॉर्मली ट्रांसफार्मर में प्रयोग करते हैं। तो परावैद्युत जो तेल होता है हम किसमें प्रयोग करते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर में प्रयोग करते हैं, जिससे वो क्या करता है, ऑयल ही आग बुझाने का काम करता है। अधिकतर जो सर्किट ब्रेकर का नाम होता है वो किस मटेरियल से आग बुझा रहा है उसके नाम पे रखा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी में स्टार्टर का आवश्यकता क्यों पड़ता है, डीसी मोटर में स्टार्टर की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देख लो इतनी इजी सवाल है और तुमको करके आना चाहिए। सर जी यही होता है कि स्टार्टिंग में क्या होता है, करंट हमारी स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेती है, स्टार्टिंग में लगभग 5 से 7 गुना नॉर्मल रनिंग कंडीशन के। तो उस समय क्या होता है, स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होने से क्या हो सकता है, वाइंडिंग जो हो सकती है या फिर लॉसेज ज़्यादा हो सकते हैं, कॉपर लॉस। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। और ये क्या करता है, अतिरिक्त प्रवर्तन यानी स्टार्टिंग करंट जो हाई होता है उससे बचाने का काम करता है कौन, स्टार्टर, क्योंकि अतिरिक्त रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं। 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, 4 पॉइंट, 2 पॉइंट सीरीज में, 3 पॉइंट शंट में, और 4 पॉइंट जहाँ पे हमको स्पीड कंट्रोल ज़्यादा चाहिए होता है वहाँ पे 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। सही है, चलो डीसी धारा शंट जनरेटर का मुख्य दोष क्या होता है, तो मुख्य दोष क्या है, यानी जो डीसी शंट जनरेटर का मुख्य हानि क्या है या फॉल्ट क्या है या फिर कहीं तो दोष क्या है, वो यही है कि क्या शंट क्षेत्र परिपथ में उच्च प्रतिरोध होता है, नहीं, ये कोई हानि नहीं है कि रेजिस्टेंस उच्च होना। ठीक है, फील्ड में नहीं होना चाहिए। महंगा होता है, ये कोई वो नहीं है। जनित वोल्टता कम होती है, नहीं। अब देखो भार के साथ टर्मिनल वोल्टेज में काफ़ी कमी आती है, यही सबसे बड़ी हानि है इसकी। क्या होता है, पहले तो कांस्टेंट होता है, शंट जनरेटर क्या होता है, कांस्टेंट वोल्टेज देता है, और जब ज़्यादा लोड बढ़ जाता है तो क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज में कमी आने लगती है। ठीक है, किसके कारण,
डीसी शंट मोटर में। सही है, इसको याद रखना। हम चाहते हैं पहले कहानी तो पहले तो एक कांस्टेंट स्पीड देता है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड, चलो सॉरी कांस्टेंट वोल्टेज देता है, चलो दिया तो दिया, फिर क्या कहता है जब लोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो वोल्टेज में कमी आ जाती है, भारी कमी आ जाती है, उसी के लिए क्या होता है, यह इसका दोष निकल के चला आता है। सही है, चलो अगला जो कि सीरीज मोटर में नहीं होता है। सीरीज मोटर में जब लोड बढ़ता है तो अपने हिसाब से क्या करता है, बैलेंस करने का प्रयास करता है वोल्टेज अधिक देकर। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है कि बरमाई के अंत में सॉकेट से बर्मा को आसानी से हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। बरमाई के अंत में सॉकेट में बर्मा को आसानी से हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। टैग, ड्रिल, चक, स्लीव। देखो ये थोड़ा समझ में नहीं है, ये पार्ट से नाम है, ठीक है, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जितने भी पार्ट होते हैं, जैसे औजार नहीं बोलते हैं, वैद्युत औजार, उसमें से क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैद्युत औजार देखो ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, गलत चीज़ नहीं बताना है, नहीं आ रहा है, साफ साफ देख लेना है इसको। यहाँ पे ऑप्शन बी क्या दिया है तो एक बार जरूर देख लेना है, ठीक है। और कमेंट में तुम लोग बताते नहीं हो कि सर जी इसमें यही पूछ रहा था, ठीक है, कि आगे हम और भी क्या कर सके, उसमें सुधार कर सकें, ठीक है। तो कमेंट जरूर किया करो क्वेश्चन नंबर 92 को। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही है, शोल्डर में तीनों शीशा होता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत क्या होता है, 60-40 होता है, प्रतिशत 60-40 होता है। टीन कितना, 60%, शीशा 40%। अभी देखो यही अगर 80-40 हो जाए, 80-40 हो जाए, सॉरी 80-20 हो जाए, तो किसमें प्रयोग होने लगता है धीरे धीरे, फिर सर धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है किसमें, हार्ड शोल्डर में। जितनी अधिक तुम क्या करोगे, टीन की मात्रा मिलाते चले जाओगे, धीरे धीरे ये हार्ड शोल्डर में कन्वर्ट होता चला जाता है, ठीक है। वैसे देखो तो ये सारे ही सही है, टीन और लेड सभी के रेशियो सही है, बट इसमें पूछा है कि शोल्डर में कैसा प्रयोग करते हैं, तो शोल्डर के लिए 60-40 हो जाता है। फिर हार्ड 40 सॉरी 80-40 चले जाओगे, 80-20 चले जाओगे तो तुम्हारा हार्ड में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है, हार्ड शोल्डर में। ये जो शोल्डर होता है तुम्हारा क्या होता है, सॉफ्ट शोल्डर होता है, सॉफ्ट यानी मुलायम या मृदु शोल्डर होता है, ठीक है। तो मृदु शोल्डर के लिए या शोल्डरिंग के लिए 60-40 का रेशियो होना जरूरी होता है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 60-40 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुंडली भुजा यानी घुमावदार तत्व की संख्या कुंडली की संख्या की कितनी होती है, 2 गुनी होती है, ठीक है। जो कुंडली भुजा जो होती है, घुमावदार तत्व की संख्या कुंडली की संख्या से कितना होती है, हमेशा 2 ही होती है। देखो ये कहना ये अच्छा रहा है, एक वाइंडिंग घूम के गई, ठीक है, तो कितनी भुजाएं आई या फिर कितने कंडक्टर का प्रयोग हुआ, देख सकते हो। हमको पता होता है कि एक वाइंडिंग में 2 कंडक्टर का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अगर 4 कॉइल है तो कितनी भुजा हो गई, 8 कंडक्टर, ठीक है। 12 है तो 24 कंडक्टर, 25 कॉइल हैं तो 50 कंडक्टर हो जाएंगे, ठीक है। यानी जो एक कॉइल तुम घुमाते हो, जब तुम एक कॉइल घुमाते हो, ध्यान समझना, जब तुम एक कॉइल घुमाते हो ऐसे ही बनाते हो ना, ऐसे 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 ऐसे, तो इसको जब बीच से काटते हो तो एक कंडक्टर ये हो जाता है, कंडक्टर एक। अब देखो कॉइल एक ही है, कॉइल एक ही है, मगर कंडक्टर की संख्या 2 हो गई। इसी तरह 2 कॉइल लगाओगे तो 4 कंडक्टर की संख्या, तो लगभग कितनी होती है, लगभग क्या 2 गुनी ही होती है। सही है। तो भुजा की संख्या या फिर कॉइल की सॉरी कंडक्टर की संख्या हमेशा डबल होती है कॉइल की संख्या से। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हाँ ये तो फेवरेट है, इजी है और हर बच्चे को आना चाहिए, बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, इसलिए बच्चे को आना चाहिए। तुल्यकालिक मोटर काम कहाँ करती है, सर ये सब क्वेश्चन पूछना चाहिए, मनोबल गिरा देता है कंपटीशन का। लीडिंग चलाओ, लैगिंग चलाओ, या यूनिटी चलाओ, सब पे चलेगा। क्या होता है ये, अंडर एक्साइटेड में, पश्चगामी में क्या होता है, अंडर एक्साइटेड, अग्र में ओवर एक्साइटेड, एकक में 100% एक्साइटेड, यानी यूनिट पावर फैक्टर की बात बोल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो जी 100% एक्साइटेशन से कम देना पड़ता है, इसमें 100% एक्साइटेशन से ज़्यादा, और इसमें 100% एक्साइटेशन देना पड़ता है, इसलिए तीनों पे प्रयोग करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में करते हैं। क्यों, क्योंकि ये पावर फैक्टर सुधारने का काम भी करता है, और अधिकतर इसीलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इसकी स्टार्टिंग टॉर्क तो 0 है, लोड के लिए इसका प्रयोग कर नहीं सकते। सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। किस प्रकार का प्रतिरोधक वोल्टता पर निर्भर करता है, किस प्रकार का प्रतिरोधक वोल्टता पर निर्भर करता है। देखो तापवर्धक प्रतिरोधक यानी जो सेंसिस्टर होता है, ये हमारा किस पर निर्भर करता है, सर ये हमारा
ताप पर निर्भर करता है, यानी ताप बढ़ने घटने से इसका प्रभाव बढ़ता है। उसी तरह थर्मिस्टर भी क्या है, टेम्परेचर बढ़ने घटने से क्या होता है, इस पर प्रभाव करता है। और थर्मिस्टर हमेशा क्या होता है सर, एंटी होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान घटता है। LDR लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, यानी प्रकाश के मान के बढ़ने घटने के साथ प्रतिरोध का मान घटता बढ़ता है, LDR। ठीक है, जैसे जैसे प्रकाश घटेगा बढ़ेगा उसी तरह इसका मान भी घटता बढ़ता है, इसलिए नाम पड़ा है लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, फुल फॉर्म भी पूछता है। तो लाइट डिपेंडेंट प्रकाश निर्भर प्रतिरोध। अब देखो क्या पूछा, प्रतिरोध वोल्टता किस पर निर्भर करता है। तो जो प्रतिरोधक वोल्टता होती है वो हमेशा परिवर्ती प्रतिरोध पर निर्भर करती है, जिसको वैरिस्टर बोलते हैं। यानी फिर एक तरह के वैरिस्टर मतलब सिंपल भाषा में होता है कि वोल्टेज, इसको बोलते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर ही बोलते हैं। ठीक है, वैरिस्टर को वोल्टेज डिपेंडेंट रेसिस्टर बोलते हैं, इसलिए तो नाम पड़ा है प्रतिरोधक वोल्टता। ठीक है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, यूपीएस जो बैटरी बनी होती है वो किसकी होती है। यूपीएस की जो बैटरी होती है वो किसकी होती है, निकल कैडमियम की होती है। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, किसकी होती है, निकल कैडमियम की होती है, जो कि लगभग ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। और की तुलना में देखोगे तो साइज में लगभग छोटे होते हैं मगर काम बड़े करता है। ठीक है, बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही वाली इसकी हालत है। ठीक है, इसलिए एरोप्लेन ये सब में इसका भी प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि क्या होता है वजन में कम होते हैं और इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ट्रेन रोड में भी इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पर लेड एसिड बैटरी 25 टन लोड कर सकते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे एक एक एरोप्लेन में एक एक kg का महत्व बहुत बढ़ जाता है। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। CRO, अरे यार वही बोलते हम जब पढ़ाते हैं तो वही पूछ लेते हैं। आप देखो ये आज के सेशन में पढ़ाएं कि CRO क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, अगर इसके नलिका की बात है तो CRT बोलते हैं, यानी कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। TC को क्या बोलते हैं, हॉट बोलते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है यहीं से निकलता है। जो इलेक्ट्रॉन गन जिसको बोलते हैं, जो कि किसका बना होता है, कैथोड का बना होता है, जिसपे क्या होता है निकल की कोटिंग होती है, वो किसके अंतर्गत आता है, तो सर वो CRT के अंतर्गत आता है। यानी तरीके से कहें तो CRO का हॉट या हृदय या पल्स जो भी बोले, धड़कन जो भी है, वो कौन है हमारा, CRT ही होता है। क्योंकि मेन काम जो इलेक्ट्रॉन निकालने का काम होता है कौन करता है, हमारा CRT ही करता है। ठीक है, इसलिए CRT हमारी CRO की जान है, जान। ठीक है, जान नहीं जान है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 99। अभ्रक, एब्सेस्टो और फाइबर ग्लास वर्क किस प्रकार के विषवाहक पदार्थ में आते हैं, क्लास बी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ठीक है, यही देखो। ठीक है, कितना 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री से ऊपर। ठीक है, तो 120 डिग्री हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 130 डिग्री, हाँ 130 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। सही है, कोई दिक्कत है। तो ये कितना हो गया हमारा, निकल के आया था 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री। ये कितना है 130 डिग्री। यानी जितने भी तुम्हारे अभ्रक होते हैं, टेस्टो हो गए, फाइबर ग्लास होते हैं, सब क्या होता है तुम्हारे 120 डिग्री तक, 120 डिग्री तक तुम्हारे आसानी से सहन कर सकते हैं। ठीक है, 130 डिग्री जो होती है आसानी से सहन कर सकते हैं, 130 डिग्री आसानी से सहन कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्लास बी के उसमें रखा गया। ठीक है, क्लास बी इंसुलेटर, क्योंकि 130 डिग्री तक आसानी से सह सकते हैं। ये कितना है जी, ये कितना है, तो बोलोगे सर 90 डिग्री। ये कितना है जी, सर जी 105 डिग्री। ये कितना है जी 120 डिग्री। ये कितना है 130। ये कितना है 150 है। ये कितना है 180 या उसके ऊपर। सही है ना। चलो याद रखना। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखो। कलर कोडिंग तो बहुत इजी पूछता है, आसानी से भी हो सकता है। देखो पहला बैंड क्या है, लाल है, हमको पता है कि बी रॉय, यानी दूसरे नंबर पे आ रहा है, 0 1 2 होता है ना, तो दूसरे पे ये आ गया। ठीक है, पहला बैंड लाल, दूसरा बैंड भी क्या है, लाल है, दूसरा बैंड भी क्या है, लाल है। तो कितना हो जाएगा, फिर फिर 2 लगेगा, फिर गुणे, तीसरा बैंड कौन सा है, नीला है, 10 के घाते लगता है ना, नीला का कितनी वैल्यू होती है, नीला बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, यही ब्लू है। देखो 2 3 4 5 6, 10 के घाते 6। ठीक है, ये हो गया।
प्लस माइनस कितना, चौथा बैंड सुनहरा है, सुनहरा यानी कितना होता है 10% होता है, ठीक है। सिल्वर यानी 5% होता है और नो कलर मतलब 20%। तो देख लो कितना 22 के बाद कितना जीरो, 6 जीरो लगना होना चाहिए। तो देखो कितना है 3 6 जीरो लगा हुआ है और 10% तो है ही सोने का टॉलरेंस, ठीक है। तो 10 के खाते 6 निकल गया, यानी एक तरीके से करें तो 22 मेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 22 मेगा ओम प्लस माइनस 10%, इसको ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है। वही दिया है 22 मेगा ओम, इसको 10 के 22 के खाते 6 कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और सारे करवा चुके हैं, ठीक है, ऑफलाइन बैच में। तो सही है, आई होप सेशन पसंद आया होगा और किस तरीके से करने हैं इसका भी कुछ आइडिया लग गया होगा, ठीक है। देखो सारे क्वेश्चन ईजी है, 20 क्वेश्चन कराए, 20 के 20 में से एक आध दो हो सकता है तुमको डाउट नहीं, तो 18 से 19 क्वेश्चन क्या है ईजी है, ठीक है। और इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो कर लेना है, ठीक है ना। चलो सेशन पसंद आया होगा तो इसको क्या कर दोगे, पसंद कर दोगे, साझा कर दोगे और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लोगे, ठीक है। लाइक मतलब पसंद कर दोगे, शेयर मतलब साझा कर दोगे और सब्सक्राइब मतलब तो समझ ही रहे हो, लाल वाला बटन दबाना है, सही है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।